हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टेस्ट पेपर जो कि आर्मी से संबंधित टेस्ट पेपर नंबर 1 है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैथ और रीजनिंग के 20 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और यही प्रश्न आर्मी में अपेक्षाकृत किसी भी एग्जाम हो, आर्मी का या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा करवाए गए इन प्रश्नों का हल अच्छा लगता है तो आप क्या करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि वीडियो में क्या कमी है या फिर कोई अच्छाई है, अलग से कुछ है या फिर कोई मेरे को अलग टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो पहला प्रश्न है गुणनखंड से, बीजगणित से प्रश्न है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन आर्मी के जीडी के पेपर में तो ये काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न। जैसे कि प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात करो, यानी कि अपने को एक पद दे दिया कि अक्स स्क्वायर प्लस 8 अक्स प्लस 48 माइनस 48 बराबर क्या है, 0 है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। दोस्तों, बीजगणित से सवाल पूछा है। अगर इस प्रश्न को मैं करूं तो बिना पेन के भी मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। जैसे कि ये प्रश्न मैंने देखा और देखते ही मैंने ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाई तो मैं देखूंगा कि यहां पर इस प्रश्न में क्या दे रखा है, -48 दे रखा है। क्या दे रखा है, -48 दे रखा है। तो आप देखिएगा कि इस -48 को यहां पर अक्स के साथ एक संख्या है, तो अक्स के साथ यहां पर इसने कुछ नहीं लगा रखा, इसका मतलब यहां पर क्या है, 1 है। तो अक्स के साथ क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को यहां पर मैंने 1 लिखा था, इस 1 को -48 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, वापस -48 ही आएगा। तो -48 आने का मतलब है कि 2 टुकड़े इस समीकरण में, इस संख्या के मैं 2 टुकड़े करूंगा, वो दोनों टुकड़े हैं उनका यदि मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा, वापस -48 आएगा। तो मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं, ये प्लस का 12 प्लस का 4 में गुणा कर दूं तो 48 तो आ रहे हैं, लेकिन प्लस और प्लस वापस प्लस ही हो गए। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इस प्रश्न की तरफ देखो तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो उत्तर आएगा वो भी प्लस का। तो ये क्या है, माइनस, तो ये भी हो गया कैंसिल। ये देखूं तो 12 और 4 48 होते हैं, 12 को 4 से गुणा कर दूं तो 48 हो रहे हैं, जो कि 48 हो रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं देखूं तो प्लस और माइनस गुणा कर दूं तो माइनस ही आएगा, जो कि यहां पर है। तो ये हो सकता है, तो मैं एक ऑप्शन है और उसको चेक कर लूं। तो 12 और 4 को गुणा करूं तो 48 तो आ गई, लेकिन माइनस और माइनस को गुणा कर दूं तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 चौक 48। तो दोस्तों, सीधा सा निकल रहा है, बिना पेन के ही निकल रहा है, अक्स -4 और अक्स +4 इस समीकरण के 2 गुणनखंड हो जाएंगे। यदि आपको ये प्रश्न विस्तृत रूप से सीखना है तो मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आर्मी में अपेक्षाकृत ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है और इस प्रश्न पर मैं आधारित 10 प्रश्न बनाकर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उससे आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर है और उस मैदान की चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक मैदान दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई और चौड़ाई देने का मतलब है, ये इसने क्या दिया है, अपने को एक आयत दे दिया है। तो आयत दे दिया है तो मैं सबसे पहले एक लंबाई और चौड़ाई में क्या बना लूं, एक लंबाई और चौड़ाई में मैंने बना लिया आयत। क्या बना लिया, आयत बना लिया। आयत की लंबाई अपने को बोल रहा है, लंबाई ज्यादा होती है तो ये 90 मीटर दे दी, चौड़ाई 60 मीटर दे दी, तो चौड़ाई में 60 मीटर लिख लूं। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या दे रहा है कि इसके बाहर की साइड, न कि अंदर की साइड, इसके बाहर की साइड कितना चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा। कितना, ये जो रास्ते की लंबाई है या चौड़ा, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर है तो अपने को क्या पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि अपने को इस भाग का क्षेत्रफल इसने क्या किया है, पूछा है। तो मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा और बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो बाहर वाले के क्षेत्रफल से अंदर वाले का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा, तो इस प्रश्न में रास्ते का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। तो बाहर वाला जो ये आयत बन रहा है, इस आयत का मैं क्षेत्रफल निकालूं तो सबसे पहले मेरे को ये लंबाई पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक मेरे को लंबाई पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 90 है, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है तो ये भी 90 है, तो 90 तो ये हो गई।
अब बोल रहा है कि ये जो रास्ता है ना, ये कितना चौड़ा है, 3 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी 3 होगी, तो इधर भी तो 3 है, तो 3 और 3 6, 6 और 90 96, यानी कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी होगी, 96 मीटर होगी। ये 96 मीटर हो गई, तो नीचे वाली भी 96 मीटर ही हो गई। अब मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक अगले ने अपने को दी थी पहले वाले की 60 मीटर। अब बोल रहा है कि 3 मीटर चौड़ा, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 3 और 3 6 और जुड़ जाएंगे 60 में, तो कितना हो गया, 66 मीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। सीधी सी बात है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते का जो चौड़ाई है, रास्ते की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई को दुगना कर लंबाई में भी जोड़ दें और चौड़ाई में भी जोड़ दें, तो बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ जाएगी। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो सबसे पहले मैं बाहर वाला जो ये आयत दे रखा है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा, और इस आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लंबाई को मैं चौड़ाई से गुणा कर दूं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो बाहर वाले का मैं क्षेत्रफल निकालूं तो 96, लंबाई कितनी है, 96 है, तो लंबाई 96 गुणा चौड़ाई कितनी है, 66 है। तो मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 6336 मीटर स्क्वायर। किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी। तो इसका बाहर वाले का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 6336 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को ज्ञात करना है अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो मैं अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मेरे पास वही फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, अंदर वाले की लंबाई है 90, तो 90 गुणा चौड़ाई कितनी है, 60 है, तो 60 है, और इसको गुणा कर दूं तो 9 छिका 5400 मीटर। कितना हो गया, 5400 मीटर। अब आपको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये अधिक आया, ये किस कारण आया, रास्ते के कारण आया, तो मैं अधिक में से कम घटा दूंगा, क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इनको घटाऊं तो 600 और 300 936 है, कितना आ गया, यानी कि 6336 माइनस 5400 यदि मैं करूं तो मेरे पास आ गया 936 मीटर स्क्वायर, जो कि इस रास्ते का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया 936 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न नंबर 3 है, किस दर से 500 रुपए का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि साधारण ब्याज का प्रश्न है, जो कि प्रत्येक वर्ष हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज का आपको पता है प्रश्न आ गया, तो साधारण ब्याज का प्रश्न आते ही आप साधारण ब्याज का एक सूत्र लिख लें। तो साधारण ब्याज का सूत्र मैं यदि लिखूं तो साधारण ब्याज बराबर होता है, आपको याद नहीं भी होता है तरीका तो आप सीधा ही याद कर सकते हैं, क्या, समुद्र बटेनी 100। क्या समुद्र में किसका भाग लग रहा है, 100 का भाग लग रहा है। अगर समुद्र में 100 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। समुद्र से अर्थ है स का समय, मूलधन और दर। समय, मूलधन और दर तीनों को यदि मैं गुणा कर दूं और गुणा करके 100 का भाग लगा दूं तो क्या आ गया, साधारण ब्याज। आप एक ही सूत्र याद रखें, अलग अलग सूत्र याद न रखें, इससे प्रश्न गलत होने की ज्यादा चांस बनते हैं। अब प्रश्न में मैं मान रखूं तो क्या हो रहा है, किस दर से, आपको पता ही नहीं है दर क्या है, तो बराबर का चिन्ह मैंने लगा लिया। दर आपको पता नहीं है, किस दर पे पूछ रहा है कि किस दर पे, तो आप दर को आर लिख ले। अब गुणा में क्या हो रहा है, 500 रुपए, ये क्या है, मूलधन है, मूल राशि है, कितनी है 500, तो ये भी तो दर के साथ गुणा ही हो रही है, तो 500 गुणा 4 वर्ष, तो समय भी तो गुणा ही है, 4 बटे में क्या लग गया 100। अब क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज कितना है 40, तो साधारण ब्याज बराबर के इधर था, तो मैंने क्या लिख लिया 40 रुपए। अब मेरे को किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है, तो मैं आर का मान निकालना है, तो आर प्रश्न में ऊपर है, कहां पर है, ऊपर है। यदि किसी विद्यार्थी को पक्षांतरण करना नहीं आता तो क्या करे, ऐसा देखे कि आर ऊपर है तो मैं आर को ऊपर ही रहने दूं, और जो भी इसके साथ संख्याएं हैं उनको इस बराबर के उठा के इधर लेके आनी है, तो नीचे वाली संख्याएं ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो इधर मैं करूं तो ये 40 तो यहीं पर पहले से पड़ा था, अब 100 भाग में था तो इधर गुणा हो जाएगा, बटे में 500 गुणा 4 आ जाएगा, 500 गुणा में 4। इसको यदि मैं काट दूं तो 2 शून्य आ गए, और इनको मैं इससे काट दूं तो आ गए 10, और इस 5 को इससे काट दूं तो आ गया 2। इसका मतलब है मेरे पास जो आर या फिर दर आई है वो कितनी आई है, 2% दर आई है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है।
अब प्रश्न नंबर 4 की बात करूं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। यानी कि एक वर्ग है और उस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 121 मीटर स्क्वायर, इसकी क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये समय बचाने के लिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप समय ऐसे बचाएं कि मैंने बार बार आपको बोला है, मेरे प्रत्येक वीडियो में मैंने बोला है, जब जब मैंने मैथ करवाई है मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक जो बच्चा या विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 15 तक घन याद होनी चाहिए। अगर वो इनको याद करता है तो प्रश्न का उत्तर बिना देखे कर सकता है। जैसे इसकी भुजा ज्ञात करनी, तो आपको पता है क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप इसका वर्गमूल कर दें, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, इसकी भुजा आ गई सीधी, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करूं तो इसमें दे रखा है 27 की पावर 1/3 या फिर 8 की पावर 1/3। इसका मतलब है 27 का भी क्या हो रहा है, घनमूल हो रहा है। मैंने बार बार बताया कि 1/3 का मतलब होता है घनमूल। नीचे भी 1/3 दे रखा है तो इसका मतलब भी हो गया घनमूल। 1/2 दे दिए तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। अब 27 के घनमूल की बात करूं तो 27 का घनमूल मेरे को याद हो तो मैं सीधा लिख सकता हूं कितना होता है, 3 होता है। और 8 का घनमूल मेरे को याद हो तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 होता है। तो 3/2 प्रश्न का उत्तर हो गया। और मैं निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास वो ही एक तरीका है जिसमें 3 का भाग लगा तो 9 आ गया, फिर 3 का लगाया 3 आ गया, फिर 3 का लगाया 1 आया। इसका मतलब 1/3 का मतलब होता है 3 के पेयर बनेंगे, तो 3 का पेयर 1 बन गया, तो यहां से 1 3 बाहर आ गया तो मैंने ले लिया है। ऐसे ही मैं 8 के साथ करूंगा तो 1 2 बाहर आएगा, तो मैं इसको बाहर ले लूंगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 3/2। प्रश्न नंबर 6 मैंने डाला है a प्लस बी की होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। इस सूत्र को आप याद रखें। ज्यादातर यहां से प्रश्न कम ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसलिए डाला है कि आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो जाए। प्रश्न तो उसमें से पूछा जाता है कि यहाँ पर 3 की जगह 2 दे दे, एग्जाम में क्या दे दे, 3 की जगह 2 दे दे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, जो कि काफी सरल है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप याद कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, रीजनिंग से पूछा गया है। मैं इस प्रश्न 7 की बात करूं तो ये प्रश्न आर्मी में हमेशा पूछा जाता है, यानी कि आर्मी वाले इसके बिना पेपर ही नहीं देते हैं। इस प्रश्न के बिना आर्मी में कोई पेपर ही नहीं होता है। अब प्रश्न की बात करूं तो रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला का प्रश्न है, एक पद गायब है वो पूछा है। तो 2 के बाद 4 लिख रखा है, फिर 7 लिख रखा है, फिर 11, फिर 16। तो 16 के बाद इसने पूछा क्या आएगा। तो मैं इनका अंतर करके देखूं तो 2 में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो 4 आ गए। अब 4 में मैं 3 जोड़ दूं तो 7 आ गए। 7 में फिर 4 जोड़ूं तो 11, फिर 5 जुड़ रहे हैं। तो यहां पर कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। 2 3 4 5 और 6 जुड़ जाएगा। तो 16 में मैं 6 जोड़ दूं तो कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 22। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:2 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अपने को ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये बात करूं कि त्रिभुज होता क्या है। तो ये एक त्रिभुज का यदि मैं चित्र उतारूं तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको योग दे दिया, क्या दे दिया, योग आपको यहीं पर दे दिया, क्या कि त्रिभुज दे रखा है। तो त्रिभुज के कोणों की बात करूं तो त्रिभुज में 180 डिग्री के ही कोण होते हैं, कुल योग 180 डिग्री ही होता है। अब बोल रहा है कि इनका अनुपात है 5:3:2 है। कितना है, अनुपात 5:3:2 है। अब इनका योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, इनका भी योग कर दूं। अगर मेरे को बताया कि इनका योग 180 डिग्री होता है तो मैं अनुपातों में योग करूं तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। अनुपातों में योग हो गया 10 और वैसे योग होता है 180 डिग्री, या फिर मैं इसको सीधा ही 180 लिखूं। तो यहां से मैं यदि इस 10 का इसमें भाग लगा लूं तो एक डिजिट का अपने पास मान आ गया, क्या आ गया, 18 आ गया। यानी कि 1 के बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। तो आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण पूछा है। तो तीनों में मैं देखूं तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, 5 बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 18 को इस 5 से गुणा कर दूंगा तो 18×5 90, यानी कि 90 डिग्री का इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री का एक कोण होने का मतलब सीधी सी बात हो गई, एक और
नया प्रश्न निकल के आता है कि ये कौन सा कोण हो गया, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 9, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले तो मैं बात करूं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब बोल रहा है कि इसका आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आधार ये है कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करूं, आर्मी में आपसे पूछे 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आधार, लंब, कर्ण और एक अन्य कोई नाम दे दे, तो आप कौन सी करेंगे। तो याद रखें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, बड़ी तो ये वाली है तो ये दे रखा है 13। अब पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी है, तो मैं इसका लंब, इसको लंब भी बोल सकते हैं तो इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। मेरे को ये ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए मैं एक सूत्र लगाऊंगा। सूत्र है कि यदि मेरे को बड़ी भुजाएं दे दे, क्या दे दे, मेरे को बड़ी वाली भुजा दे दे, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करूंगा। क्या करूंगा, बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दूंगा। कितना आ गया, 13 का वर्ग हो गया 169, और छोटी वाली का भी वर्ग कर दूंगा। कितना हो गया, 144 से। यदि मैं 144, 169 और 144 मेरे पास दो आ गई। यदि मेरे को इन दोनों में से कोई भी भुजा पूछे तो मैं इनका हमेशा बीच में माइनस चिन्ह लगा दूंगा, और मेरे को ये वाली पूछे तो हमेशा प्लस आएगा, ये वाली पूछे तो हमेशा प्लस आएगा, अन्यथा हमेशा माइनस आएगा। इससे याद रखें, ये वाली पूछे तो हमेशा प्लस आएगा। इसके फॉर्मूले से करोगे तो मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। अब क्या करूंगा, 169 में से 144 को यदि मैं घटा दूं तो मेरे पास आ गया 25, और इस 25 का मैं वर्गमूल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 10 है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न की बात करूं तो बेसिक से करूंगा तो काफी हार्ड प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा कठिन प्रश्न हो जाएगा। और इस प्रश्न को मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो आपको पता है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, व्युत्क्रमों का योग कितना है, 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो इसका मतलब हो गया एक संख्या क्या होगी, 1/6। व्युत्क्रम उल्टा होता है, जैसे ये 6 है, इस 6 का व्युत्क्रम हो गया 1/6। जैसे ये अक्ष है, इस अक्ष का व्युत्क्रम हो गया 1/अक्ष। तो प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, व्युत्क्रमों का योग दे रखा है, कितना है, 7/24 है। तो मैं इसकी सहायता से करूंगा। तो एक संख्या 6 दे रखी है तो मैं लिख दूंगा 1/6। अब आप क्या करें, ऑप्शन में देखें कि एक संख्या और लिखूं या फिर इस संख्या, ये जो संख्या दे रखी है इस संख्या का और दूसरी एक संख्या इन ऑप्शन में से ऐसी उठाऊं कि उनका दोनों का लैस ले तो कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो मैं 10 का लैस इसके साथ लूंगा तो 24 नहीं आएगा, 16 का लूंगा तो भी 24 नहीं आएगा, और 12 का लूं तो आ सकता है 24, लेकिन फिर इनका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो इस प्रश्न में हो जाएगा 8। तो 8 में यहां पर लिख दूं तो इन दोनों का यदि मैं लैस ले लूं तो कितना आ गया, 24 आ गया। यदि मैं इस प्रश्न को बेसिक से करूं तो मैं बेसिक से ऐसे कर सकता हूं। प्रश्न में बोल रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब वैसे इसमें देखूं तो सीधा सा इसका लैस भी नहीं आएगा, 12 और 6 का लैस भी 24 नहीं आएगा, इनका लैस भी 12 ही आएगा। सिर्फ 8 ही 6 के साथ एक ऐसी संख्या मैच खाती है जिसका लैस 24 आ जाएगा। और बेसिक से इसको करना चाहूं तो एक संख्या मान लूंगा x और दूसरी संख्या मान लूं y। अब क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का योग कितना है, 7/24। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इनका व्युत्क्रम कर दूंगा। तो x का व्युत्क्रम हो गया 1/x और y का हो गया 1/y। और क्या बोल रहा है, योग, तो योग मैं भी कर दूं। तो योग कितना दे रखा है, 7/24 दे रखा है, 7/24 दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या 6 है तो इनमें कोई भी संख्या आप 6 मान सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया इसको 6 मान लूं। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो आपको पता है ये प्लस का 1/y है, इसका मान अपने को निकाला। तो 1/6 किसका है, प्लस का। ये इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का 1/6
6 आ गया और यहां से मैं इसको साफ कर दूं तो मेरे पास y का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं यहां से ले से लूंगा, कितना आ गया 24 आ गया, 24 का इसमें लगा तो 7 आ गया, -6 चौक 24 और ये आ गया 4 और यहां से 1/y बराबर हो जाएगा 7 में से 4 गई 3/24 या फिर कट गया कितना आ गया 1/8, तो 8 ये संख्या आ गई। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से करें। प्रश्न नंबर 11 है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सीधा सा प्रश्न है, 6 का स्क्वायर कर रहा है तो क्या लिखेंगे 36 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कर रहा है तो कितना लिख देंगे 25 लिख देंगे और 4 का स्क्वायर कर रहा है तो लिख देंगे 16। अब इनको जोड़ के इसका उत्तर निकालना है। तो 36 को यदि मैं 25 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गए 61, कितने आ गए 36 को मैं 25 से जोड़ दूं तो कितने आ गए 61 आ गए और 61 में 16 और ऐड कर दूं तो मेरे पास आ गई 77, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करूं तो काफी लॉजिक वाला प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। कारण यह है कि यहाँ पर घात में शून्य लगा रखी है। आप एक बात याद रखें कि किसी भी संख्या इस 1 के ऊपर शून्य लगा दूं तो इसका मान 1 होता है। यदि मैं इस 2 के ऊपर शून्य लगा दूं तो इसका मान 1 होता है। इस अक्ष के ऊपर शून्य लगा दूं तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस z पे मैं शून्य लगा दूं तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या रहे, कितनी भी रहे उस पे यदि मैं शून्य घात लगा दूं तो उसका मान हो जाएगा 1। तो 1031 की घात 0 दे रखी है तो इसका मान हो गया 1। गुणा में क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 1 से गुणा करूंगा आ जाएगा 25, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है एक शहर की जनसंख्या 6500 है, यदि 25% लोग दूसरे स्थान पर चले गए तो अब जनसंख्या कितनी है। यानी कि कोई बोल रहा है कि एक शहर है, इस शहर की जनसंख्या है 6500। अब हो रहा है कि 25% लोग इस शहर से क्या हो गए चले गए, तो इस शहर के अंदर कितने बच गए 100 में से 75% बच गए। तो अब हो रहा है कि अब जनसंख्या कितनी है, तो 75% जनसंख्या है। तो मैं क्या करूंगा 6500 का सीधा ही 75% निकाल लूंगा। कितने का 6500 का मैं सीधा ही 75% निकाल लूंगा। किसी संख्या का 75% निकालने का मतलब है उस संख्या के गुणा में बटे 100 लगा दें। अब 100 लगाने का मतलब हो गया इस 100 से ये कट गया और इनको यदि मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 4875। यानी कि उस शहर की जनसंख्या अब कितनी है 4875। अगला प्रश्न नंबर 14 है रीजनिंग का प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है या फिर क्रम निर्धारण का प्रश्न है। सरिता 53 बच्चों में 5वें स्थान पर है तो पीछे से स्थान ज्ञात करें। पीछे से पूछ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सरिता आगे से 5वें स्थान पर है। तो कुल बच्चों की संख्या है 53 और सरिता आगे से 5वें स्थान पर है तो पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो आप क्या करें, जो ये स्थान दे रखा है इसको कुल संख्या में से घटा दें। तो 53 में से मैं 5 घटा दूं तो मेरे पास आ गया 48। अब पीछे से स्थान पूछा है तो वापस इसमें 1 जोड़ दें तो सरिता का पीछे से स्थान हो गया 49। पीछे से कौन से नंबर पर है 49 नंबर पर है। प्रश्न नंबर 15 की बात करूं तो अनुपात से पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और कुल योग 240 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दे रखा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 1:3 में दो संख्याएं हैं और ये जो संख्या है इनको मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर कुल योग 240 हो जाता है। तो मैं भी क्या करूंगा अनुपातों की जो संख्या है उसको जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जोड़ दे रखा है या योग दे रखा है। तो अनुपातों में मैं जोड़ू तो कितना आ गया 4 आ गया, 1 और 3 कितना आ गया 4 आ गया, 1 और 3 कितना आ गया 4 आ गया, योग कितना दे रखा है 240, जो कि इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहां से मैं 1 का मान निकालूं तो इस 4 को मैं इसके नीचे भेज दूं तो 240 के बटे में आ गया 4, इनको मैं काट दूं तो आ गया मेरे पास 60। तो एक डिजिट की वैल्यू आ गई 60। तो आपको क्या पूछा है अंतर पूछा है, तो आप देखिए दोनों संख्याओं में अंतर पूछा है तो अनुपातों में अंतर कितना है 1 और 3 का जो अंतर है वो कितना है 2 है। 1 और 3 का अंतर है तो 2 है, कितना है 2 है। एक डिजिट की वैल्यू 60 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 60 दूनी 120 हो जाएगी। तो इन संख्याओं का अंतर हो जाएगा 120। अगला प्रश्न नंबर 16 है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक कक्षा है उस कक्षा में 15 तो है लड़के और 10 हैं लड़कियां।
यानी कि क्या है, लड़के हैं और लड़की है। अब बोल रहा है कि जो लड़के हैं वो कितने हैं, 15 है, और जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। अब बोल रहा है कि कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है, तो आप इनका कुल योग करें, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 45 हो गए, और 45 में लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो आपको पता है 45 में से लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं, तो गुणा कर दें 100 से। गुणा 100 से इसलिए किया है क्योंकि प्रतिशत में संख्या पूछी है। तो आप क्या करेंगे, इसको काटें 2 से और इसको काटें, इसको 5 से काट दिया 2 आ गया, इसको 5 से काट दिया 9 आ गया, और इनको यदि मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया, सॉरी, इनका जो योग हो गया वो हो गया, इनका योग हो गया 25, 15 और 10 25 हो गया। अब 25 कुल संख्या हो गई, तो 25 में से लड़की कितनी है, 10 है, तो गुणा कर दूंगा 100 से। अब 25 को इससे काटूं तो ये आ गया 4 बार, और 4 को इससे गुणा कर दूं तो 10 40 हो गया, यानी कि लड़कियों की जो कक्षा में संख्या है वो कितनी हो गई, 40% हो गई। अगला प्रश्न है 17 नंबर, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो, संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अभी भरतपुर, धौलपुर और करौली की भर्ती हुई थी 24 नवंबर 2019 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, जो कि राजस्थान में है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। तो उस प्रश्न में है क्या है कि छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो जो तीनों का उसमें भाग चला जाए, इन तीनों संख्याओं का उसमें भाग चला जाए। तो सीधी सी बात है, या तो मैं इन तीनों का लैसे ले लूं, लघुत्तम समावर्तक ले लूं, तब भी आ जाएगा, या फिर मैं ऐसे ही देखूं तो ये 160 है, इस 160 में 15 का भाग नहीं जाएगा, ना ही 25 का जाएगा, ना ही 30 का। ऐसे मैं चेक करूंगा तो मेरे को आएगा कि 150 एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, तो 150 इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इन तीनों का लैसे ले लें, लैसे से भी इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, रीजनिंग से है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है या फिर एक शब्द दे रखा है, इससे आगे वाला शब्द आया, तो ये पूछ रहा है कि इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा। तो मैं पहले तो ये देखूं कि इस शब्द से ये शब्द बना कैसे है। तो मैंने देखा कि इसमें मैंने 3 जोड़े, कैसे जोड़े, बी 2 नंबर पर आता है, ए बी सी डी की मैं बात करूं तो बी 2 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, तो 2 में 3 जोड़ दी, कितने आ गए, 5 आ गए, तो 2 में मैंने 3 जोड़ा। ऐसे ही ये क्या कर रहा है, डी 4 नंबर पे आता है, इसमें 7 नंबर पर जी आता है, तो इसमें भी इसने 3 जोड़ दिया, तो प्रत्येक में ये 3 जोड़ रहा है, और 3 जोड़ने पर आगे वाला पद आ रहा है, तो मैं इसमें भी 3 ऐड कर दूंगा, तो एम 13 नंबर पे आता है, और 13 में 3 जोड़ दूं तो 16 हो गया, और 16 पर पी आता है। ऐसे ही ओ 15 नंबर पर आता है, 15 में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो 18 हो गया, और 18 पर आर आता है। ऐसे ही क्यू 17 पे आता है, और 17 में 3 जोड़ दो तो 20 हो गए, तो 20 पे आता है टी, और एस 19 में 3 जोड़ दो तो हो गए 22, और 22 पर आता है वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया पी आर टी वी, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करूं तो 9, 8, 36 का में से निकालना है। 9, 8, 36 का क्या निकालना है, में से, या फिर एच सी एफ, या फिर महत्तम समापवर्तक। काफी बार पूछा था मैं से, मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि अलग अलग निकलता है, तो मैं अलग अलग इसका में से निकालूंगा, तो इस 9 का अलग निकालना पड़ेगा, फिर 8 का अलग से निकालूंगा, फिर 36 का अलग से निकालूंगा। तो मैंने एक चीज देखी इसमें कि ये वाली संख्या में 3 का भाग जाता है, लेकिन इस वाली संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर इनमें 3 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब हो गया कि इसका में से नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब है जिस संख्या का में से ना निकले उसका में से होता है 1। कितना होता है, 1 होता है, तो इसका में से हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके टुकड़े करूंगा तो 3 गुणा 3 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको ये करके बताता हूँ, ये कितना है, 9 है, इसके टुकड़े करूं तो 3 आ गया, फिर 1 आ गया। ऐसे ही इस 8 के टुकड़े करूं तो 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही मैं इस 36 के टुकड़े करूं तो 2 का 18 हो गया, 2 का फिर 9 हो गया, फिर 3 का लगाऊं तो 3 आ गया, फिर 3 का लगाऊं तो 1 आ गया। में से का मतलब होता है ये 3 इसमें आ रहा है तो इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये 3 कोई काम का नहीं, इसमें 3 आ रहा है, वही बात हो गई। तो इसका नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलने का मतलब हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 20
20 नंबर और अंतिम प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर है तथा 21 सेंटीमीटर है। यानी कि एक शंकु उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो पहली बात तो सूत्र पे अटक जाती है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। एक शब्द में लिखूं वृत्त, क्या वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस पाई आर स्क्वायर को मैं यदि h से गुणा कर दूं तो ये बेलन का आयतन हो गया। किसका आयतन हो गया, बेलन का। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दूं तो बेलन का आयतन हो गया। और इस बेलन के आयतन में यदि मैं 3 का भाग लगा दूं तो शंकु का आयतन आ जाएगा। किसका आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। वापस देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बेलन का आयतन बनाना है तो ऊंचाई से गुणा कर दे, इसको शंकु का आयतन बनाना है तो 3 का भाग लगा दे। इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, और वापस लिख दूं शंकु का आयतन। इस शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, तो मैं इसको 21 गुणा 21 लिखूंगा। और एच का मान कितना है, एच का मान 12 हो गया। कितना है, ऊंचाई 12 रखिए तो मैं 12 लिख दूंगा। इस 7 को मैं इससे गुणा करूं तो आ गया, भाग लगा दूं तो 3 आ गया। और इस 3 को इससे मैं काट सकता हूं। अब मैं इनको गुणा कर दूं, 22 गुणा 21 गुणा 12, इनको गुणा करूं तो पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूं। तो इनको गुणा किया तो 21 गुणा 2, 42 का 2 हासिल 4, फिर 2 फिर 4, तो 42 और 4 हो गए 46। अब गुणा कर दूंगा वापस 12 से, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 72 और 2 74 हासिल 7, 48 और 7 55। यानी कि इसका जो आयतन आया है वो आया 5544 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये थे अपने आज के मैथ और रीजनिंग के 20 प्रश्न मॉडल पेपर प्रथम में। इसमें जो प्रश्न मैंने दिए हैं इनका मॉडल टेस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ में डाला है, आप वहां से डाउनलोड कर इन प्रश्नों को करके देख सकते हैं। आपको वहां से वापस अगर प्रश्न कोई गलत होता है तो वीडियो में जाकर वापस इस प्रश्न का हल देखें। धन्यवाद दोस्तों।